नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक अमीर घर के बेटे और एक गरीब लड़की की प्रेम कहानी है, जिसका शीर्षक है अथर्व और अथैया। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है भोपाल शहर की भीगी हुई सड़कों से, जहां आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर के छोटे बड़े गड्ढे सभी आज बारिश के पानी से लबालब भरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान पिछले साल की कमी को आज ही पूरा कर रहे हों। शाम के 5 बजने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे रात का समय हो रहा हो। शहर की सभी स्ट्रीट लाइटें ऑन हो चली हैं, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इसी बारिश में दूर से आती हुई एक कार दिखाई दे रही है, जिस कार में मशहूर बिजनेसमैन शिवराज अरोरा का बेटा अथर्व अरोरा बैठा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, जिसके घने काले बाल, नीली आंखें और चेहरे पर हल्की दाढ़ी है। वह दिखने में बेहद हैंडसम लगता है, मगर आज वह बेहद उदास लग रहा है। और उदास हो भी क्यों ना, आज उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया ने उसे धोखा जो दे दिया है। वह आज अपने दोस्त अंकित के घर उसके बर्थडे पर पार्टी में गया हुआ था, जहां जा करके उसने अपने दोस्त अंकित और प्रिया को रूम में एक साथ किस करते हुए देखा है। अथर्व तभी से तिलमिलाया हुआ घूम रहा है। अथर्व अपनी आंखों में नमी लिए और हाथ में पीने की बोतल लिए लगातार पिए जा रहा है। उसकी आंखें रो रो कर के लाल हो चुकी हैं, उसके होंठों पर गुस्सा साफ झलक रहा है। अथर्व नशे में होने की वजह से कभी कार को साइड में चला रहा है तो कभी मेन रोड पर दौड़ा रहा है। नशे में होने की वजह से उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसे जाना कहाँ है। वह बिना कुछ सोचे समझे बस चला जा रहा है। वह बार बार अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए प्रिया और अंकित के संबंधों के बारे में सोच रहा है। अथर्व का दिल अंदर से बुरी तरह से टूट चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कभी उसका दिल जुड़ ही नहीं पाएगा। वह बार बार सोचे जा रहा है कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया ने उसे धोखा क्यों दिया। यह सोच सोच करके वह और भी ज़्यादा हाइपर हो रहा है। अथर्व कार चलाते हुए अपनी कार को भोपाल से बाहर ले जाता है। कार चलते हुए एक सुनसान रास्ते पर निकल जाती है। इधर अंदर बैठा अथर्व अभी भी रो रहा था। वह बेहद नशे में दिखाई दे रहा है। तभी अचानक से उसे अपने सामने से आता हुआ एक ट्रैक्टर दिखाई देता है। वह ट्रैक्टर बेहद तेज गति से उसकी कार की ओर चला आ रहा होता है। ट्रैक्टर के सामने से आता हुआ देख करके अथर्व जल्दी से स्टीयरिंग व्हील को संभालते हुए अपने आप को बचा लेता है। ट्रैक्टर अथर्व की कार के बेहद करीब से होकर के गुजरता है। ट्रैक्टर के दूर चले जाने के बाद अथर्व एक लंबी सांस लेता है और आगे की ओर निकल जाता है। बारिश अभी भी हो रही होती है। आसमान में बादल उमड़ते हुए साफ दिखाई दे रहे होते हैं। तभी अचानक बगल वाली सीट पर रखा अथर्व का फोन रिंग करने लगता है। अथर्व अपना ध्यान ड्राइविंग पर लगाए हुए होता है। उसके फ़ोन की स्क्रीन पर उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया का नंबर शो हो रहा होता है। तभी अथर्व की नज़र अचानक से अपने फ़ोन पर पड़ती है। फ़ोन पे शो हो रहे हैं प्रिया के नंबर को देख करके अथर्व के सीने में आग लग जाती है। वह गुस्से में अपनी कार की स्पीड को और बढ़ा देता है। अंधेरे में होने की वजह से उसे आगे की सड़क दिखाई नहीं दे रही होती। इतने में ही अथर्व की कार सामने चल रही कार से जा करके टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोर की होती है कि सामने चल रही कार पलटते हुए बेहद दूर जा करके गिर जाती है। वह कार घूमते हुए सड़क के किनारे जा करके पलट जाती है। इधर अपनी कार के अंदर बैठे अथर्व का माथा सीधे उसके डैशबोर्ड पर जा करके लगता है। उसी समय उसके माथे से खून रिसने लगता है। खून डैशबोर्ड से होता हुआ उसके पैरों के पास आने लगता है। इधर पलटी
कार में से धुआं निकलने लगता है। उस कार की हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। उस कार का कांच टूट फूट कर वहीं गीली सड़क पर पड़ा हुआ होता है। अथर्व अपने आप को संभालता हुआ अपनी कार से बाहर को निकलता है। वह बाहर आते साथ ही अपनी कार का दरवाजा बंद करता है। तभी उसका ध्यान दूर पड़ी कार पर जाता है। वह देखता है कि उस कार के अंदर से धुआं निकल रहा है। उस कार से धुआं निकलता हुआ देख करके अथर्व घबराने लगता है। बारिश का पानी धीरे धीरे उसके शरीर को भिगोने लगता है और वह अपने डगमगाते हुए कदमों से उस पलटी हुई कार के पास जाने लगता है। वह घबराते हुए अपने सिर पर हाथ रख करके उस कार को देखने लगता है। वह चलते हुए उस कार के पास जा करके खड़ा हो जाता है। तभी उसे उस कार के अंदर एक फैमिली दिखाई देती है। उस फैमिली में पति पत्नी और उनका एक बेटा दिखाई दे रहा होता है। यह देख करके वह घबराते हुए तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। अगली सुबह अथर्व को होश आता है और वह अपने आप को हॉस्पिटल के एक रूम में पाता है। उसे अपने सिर में बेहद दर्द महसूस हो रहा होता है। तभी वह अपने माथे को छू करके देखने लगता है। इतने में ही उसे अपने माथे पर पट्टी बंधी हुई दिखाई देती है। वह होश में आते ही अपने आसपास देखने लगता है। रूम के अंदर उसके अलावा कोई और दूसरा शख्स दिखाई नहीं दे रहा होता। अथर्व वेंटिलेटर पर लेटे हुए पिछली शाम हुई घटना को याद करने की कोशिश करने लगता है, मगर उसे पिछली शाम को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। वह अपने आप को संभालते हुए वेंटिलेटर से उतरने लगता है। तभी उसे पिछली शाम का वाकया अचानक से याद आ जाता है। वह तुरंत वेंटिलेटर को पकड़ करके अपने आप को संभालने लगता है। उसे याद आता है कि उसने पिछली शाम किस तरह से एक परिवार का एक्सीडेंट किया था। वह याद करते हुए अपने सिर को पकड़ लेता है। उसके सिर में बेहद दर्द होने लगता है। वह दर्द महसूस करते हुए वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी रूम के अंदर डॉक्टर शैलजा आती हैं। अथर्व को वेंटिलेटर से उतरता हुआ देख करके वह उसे रोकने की कोशिश करने लगती हैं। तभी डॉक्टर शैलजा उसे समझाते हुए कहती हैं, देखिए सर, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप आराम कीजिए, अभी आपका वेंटिलेटर से उतरना ठीक नहीं। अथर्व उस डॉक्टर को अपने पास आता हुआ देख करके उठ करके खड़ा होने लगता है। तभी वह अपने आप को संभालता हुआ डॉक्टर शैलजा से कहने लगता है, क्या पिछली रात मेरे साथ कोई और भी यहाँ आया था? डॉक्टर अथर्व को हैरान होते हुए देखती हैं। वह हैरान हो जाती हैं कि भला कोई इतनी जल्दी कैसे पिछली रात के बारे में सब भूल सकता है। तभी डॉक्टर उसे अपने साथ चलने को कहती है। अथर्व उस डॉक्टर के पीछे पीछे चलने लगा। वह डॉक्टर और अथर्व चलते हुए एक रूम के पास आकर के रुक जाते हैं। डॉक्टर धीरे से उस रूम का दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते साथ ही अथर्व जल्दी से रूम के अंदर चला जाता है। वो अंदर आते ही उस महिला और उसके बेटे को वेंटिलेटर पर देखता है। उस महिला की उम्र 27 वर्षीय और उसका बेटा 7 वर्ष का लग रहा होता है। अथर्व धीरे से उस बच्चे की उंगलियों को पकड़ करके छूने लगता है। उस बच्चे की उंगलियां बेहद कोमल लग रही होती हैं। दोनों की हालत को देख करके अथर्व की आंखें नम हो जाती हैं। वह कांपते हुए ओंठों से कहने लगता है, यह तो कान्हा है। उस बच्चे को देखते उसे याद आता है कि वह इस बच्चे से बहुत बार मिल चुका है। वह उस बच्चे की नाजुक उंगलियों को छूते हुए भीगी हुई पलकों से उस डॉक्टर को देखता है। तभी डॉक्टर शैलजा अथर्व को देखते हुए कहती हैं, ये माँ और बेटा दोनों सेफ हैं, मगर सॉरी, हम इनके हस्बैंड को नहीं बचा सके। यह सुनते ही अथर्व के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अथर्व खुद को संभालता हुआ उन दोनों माँ बेटे को देखने लगता है। अथर्व धीरे धीरे अपने कदम रूम से बाहर करते हुए अपने मन में कहने लगता है, आज मेरी वजह से इस बच्चे ने अपना पिता खो दिया, आज मेरी वजह से एक औरत ने अपना पति खो दिया, कितना बुरा इंसान हूँ मैं। अथर्व अपने आप को कोसता हुआ रूम से बाहर निकल जाता है। वह कॉरिडोर में बिछी बेंच पे जा करके बैठ जाता है। वहां बैठ करके वह खुद को कोसने लगता है।
उसे लगता है कि आज इस परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है उन सब की वजह अथर्व ही है। आज उसने जो कुछ ही किया है शायद अब वह कभी अपने आप को इसके लिए माफ नहीं कर पाएगा। कुछ समय बाद उस महिला को भी होश आ जाता है। वह होश में आते ही यहाँ वहाँ देखने लगती है। उस महिला की नजरें अपने बेटे को खोजने लगती हैं। तभी उसे याद आता है कि किसी ने उसकी कार को पिछली रात टक्कर मारी थी। वह महिला उठते हुए अपने बेटे का नाम पुकारने लगती है, कान्हा, कान्हा कहाँ हो? मम्मा ढूंढ रही हैं बेटा, कान्हा कहाँ हो? तभी अचानक से उस महिला की नजर अपने बगल वाले वेंटिलेटर पर पड़ती है। उस पर उसे अपना बेटा कान्हा दिखाई देता है। अपने बेटे कान्हा को वेंटिलेटर पर देख करके वह तुरंत अपने वेंटिलेटर से उतर जाती है। सामने वेंटिलेटर पर लेटा उसका बेटा कान्हा बेहद मासूम सा लग रहा होता है। महिला उतरते ही कान्हा के पास आकर के खड़ी हो जाती है और उसके माथे पर हाथ फेरने लगती है। वह कभी उसके बालों को तो कभी उसके गालों को छूती, कभी अपने बेटे के माथे को चूमने लगती। कान्हा, क्या हुआ है तुम्हें? देखो मम्मा तुम्हारे पास खड़ी हुई हैं। देखो बच्चा, मम्मा तुम्हारे साथ हैं। उठो कान्हा, उठ क्यों नहीं रहे हो? कान्हा। तभी रूम के अंदर डॉक्टर शैलजा आती हैं। डॉक्टर को अंदर आता हुआ देख करके वह महिला तुरंत उसके पास आकर के खड़ी हो जाती है। डॉक्टर शैलजा उस महिला को देखने लगती हैं। तभी वह महिला आंखों में नमी लेकर के उस डॉक्टर से पूछने लगती है, डॉक्टर मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? तभी डॉक्टर शैलजा अपनी नजरें नीचे करके उस महिला से कहती हैं, आई एम सॉरी, यू वी कैन नॉट सेव देम। हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर हम उन्हें नहीं बचा सके। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हमारे लिए पेशेंट का नाम जानना बेहद जरूरी होता है। क्या नाम है आपका, आपके पति और आपके बेटे का? महिला ने नम आंखों से कहा, अथैया, मयंक और बेटे का नाम कान्हा है। इतना कह करके डॉक्टर शैलजा जल्दी से इंफॉर्मेशन को फिल करके रूम से बाहर जाने लगती हैं। तभी वह महिला जिसका नाम अथैया होता है वह वहीं खड़ी होकर के वेंटिलेटर को पकड़े हुए सिसकने लगती है। वह अपने बेटे कान्हा को देखते हुए रोने लगती है। इतने में ही अथैया डॉक्टर को रोकते हुए कहती है, क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? डॉक्टर शैलजा तुरंत अथैया को उस रूम में लेकर के जाती हैं जिस रूम में अथैया के पति की लाश पड़ी हुई होती है। अथैया अपने पति को देख करके जोर जोर से चीखते हुए रोने लगती है। डॉक्टर उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर अथैया वहीं अपने पति की बाहें पकड़ करके फर्श पर गिर जाती है। डॉक्टर शैलजा उसके हाथ पकड़ करके उसे संभाले जा रही होती हैं। तभी डॉक्टर शैलजा उसे समझाते हुए कहती हैं, या तो शुक्र मनाओ कि तुम और तुम्हारा बच्चा बच गया, वरना इतने बड़े एक्सीडेंट से बचना तो नामुमकिन होता है। अगर वक्त रहते अथर्व तुम्हें यहाँ नहीं लाया होता तो शायद तुम अपने बेटे को भी खो देते। अथर्व का नाम सुनते ही अथैया डॉक्टर को देखते हुए पूछती है। अथैया चौंकते हुए डॉक्टर शैलजा से कहती है, कौन अथर्व? किसकी बात कर रही हैं आप? तभी डॉक्टर शैलजा चौंकते हुए अथैया को देखती हैं। अथैया पहली बार अथर्व का नाम सुन रही होती है। आज से पहले उसने यह नाम कभी भी नहीं सुना होता है। तभी डॉक्टर शैलजा अथैया को देखते हुए कहती हैं, तुम अथर्व अरोरा को नहीं जानती? मशहूर बिजनेसमैन शिवराज अरोरा का बेटा है वो। अरे वही तो तुम्हें यहाँ लेकर के आया था। आज उसी की वजह से तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जो जान बची है। तभी अथैया वेंटिलेटर को पकड़ करके उठने की कोशिश करने लगती है। अथैया अपने आप को संभालते हुए खड़ी हो जाती है। तभी अथैया डॉक्टर शैलजा से अथर्व के बारे में पूछती है। डॉक्टर शैलजा उसे बताती हैं कि अथर्व इस समय रिसेप्शन में है, वह वहां पर अभी हॉस्पिटल की फीस जमा कर रहा है। यह सुनते साथ ही अथैया नम आंखों से चलते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। उसके पीछे पीछे वह डॉक्टर भी रूम से बाहर निकल आती है। अथैया धीरे धीरे चलते हुए वह रिसेप्शन पर पहुंचती है जहां पर अथर्व फीस जमा कर रहा होता है। तभी अथैया की मुलाकात वहां अथर्व से होती है। अथर्व अथैया को अपने सामने देख करके चौंक जाता है। इतने में ही अथैया उसे देख करके कहती है, क्या तुम ही अथर्व हो? तभी अथर्व अथैया की ओर देखते हुए चौंकता है। अथैया बेहद
गुस्से से अथर्व की ओर देखे जा रही होती है। तभी अथर्व कांपते हुए ओंठों से अथैया को देखते हुए कहता है, हाँ मैं ही अथर्व हूँ। अथर्व का नाम सुनते ही अथैया एक जोर का चांटा अथर्व के गाल पर जड़ देती है। इस चांटे की गूंज पूरे हॉस्पिटल में गूंजने लगती है। हॉस्पिटल के सभी स्टाफ अथर्व और अथैया को देखने लगते हैं। अथर्व अपने गाल पे हाथ रख करके अथैया की आंखों को देखने लगता है। अथैया की आंखों में अथर्व को खून दिखाई दे रहा होता है। अथैया बेहद गुस्से में अथर्व की ओर देख रही थी। अथर्व उसे समझाने की कोशिश करने लगता है। तभी अथैया अथर्व की तरफ उंगली करते हुए कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने हम लोगों को बचाया है? नहीं, बल्कि तुमने तो हमसे हमारी जिंदगी ही छीन ली है। हमारा प्यार, हमारे मयंक को छीना है तुमने। अथर्व यह सुन करके हड़बड़ाते हुए अथैया के हाथ को अपने कॉलर पर से हटाने लगता है। अथैया बिलखते हुए अथर्व की कॉलर को पकड़ करके उसे बुरा भला बोले जा रही होती है। तभी अथर्व अथैया को देखते हुए कहता है, यह सब कुछ मैंने जानबूझ करके नहीं किया है। यह सब मुझसे गलती से हुआ है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज। हाथ जोड़ते हुए अथर्व अपना सिर झुका करके अथैया के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। मशहूर बिजनेसमैन के बेटे को आज किसी के सामने झुकता हुआ देख करके लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं। अथर्व उस अथैया के सामने सिर झुकाए हुए उससे माफी मांगे जा रहा था, मगर अथैया अथर्व को लगातार बुरा भला बोलती जा रही होती है। जो शख्स किसी के सामने 2 मिनट भी खामोश नहीं रह सकता, आज वो मजबूर होकर के अथैया के कड़वे बोल खामोशी से सुन रहा था। तभी अथैया अथर्व की ओर देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ अथर्व। जिस तरह तुमने मुझसे मेरा जीवन साथी छीना है, उसी तरह वह भगवान तुमसे तुम्हारा जीवन साथी छीने। जिस तरह आज मैं अपने पति के लिए तड़प रही हूँ, वैसे ही तुम भी किसी अपने के लिए तड़पो। यह सुनते ही अथर्व अपने कान बंद कर लेता है। वह चीखते हुए अपने कान बंद करके वहीं घुटनों के बल बैठा रहता है। सभी लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं। सभी को यह जानने में बेहद इंटरेस्ट होता है कि आखिर मशहूर बिजनेसमैन के बेटे को किसी मामूली लड़की के कदमों में झुकने की क्या जरूरत पड़ गई। अथैया इतना भला बुरा बोल रही है, मगर उसके बावजूद भी अथर्व क्यों उसकी बातें सुने जा रहा है, यह जानने के लिए बहुत से लोग उसे वीडियो को तुरंत सोशल मीडिया पर डालने लगते हैं। इधर अथर्व अपने कान पर हाथ लगाए जोर जोर से चीखे जा रहा होता है, प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज यह सब मैंने जानबूझ करके नहीं किया है, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। तभी अचानक से अथर्व को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनते ही अथर्व पलट करके कॉरिडोर की तरफ देखने लगता है। तभी उसे कॉरिडोर में अथैया का बेटा कान्हा खड़ा हुआ दिखाई देता है। वह बच्चा बड़ी मासूमियत के साथ अपनी माँ अथैया और अथर्व को देखे जा रहा होता है। अथर्व उस बच्चे को देख करके खुद से कहने लगता है, आज सिर्फ मेरी वजह से कान्हा भी अनाथ हो गया। क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों किया? आखिर इतना बुरा मैं कैसे हो सकता हूँ? कान्हा अपनी माँ और अथर्व को देखे जा रहा होता है। कान्हा को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी माँ के सामने या सिर झुकाए हुए कौन बैठा है। अथर्व नम आंखों से अथैया के बेटे कान्हा की मासूम चेहरे को देख रहा होता है। आसपास खड़े सभी लोग इस मंजर को देख करके उसे अपने फोन में कैद कर रहे होते हैं। कान्हा दूर कॉरिडोर में से ही दोनों को बारी बारी से देखे जा रहा होता है। अथैया की नज़र भी अपने बेटे कान्हा को ही देखे जा रही होती है। तभी अथर्व ऊपर सिर करके अथैया को देखता है। वह धीरे से अथैया के बुझे हुए चेहरे से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मैं दूंगा। तुम्हारा बेटा कान्हा सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना, मैं उसे भोपाल के सबसे महंगे और बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा। कान्हा अभी भी अपने रूम के बाहर खड़े हो करके अथर्व और अपनी माँ को देखे जा रहा था। इधर अथैया अपने बेटे और अपने सामने घुटने पर बैठे अथर्व को देखे जा रही होती है। उसका चेहरा अपने बेटे कान्हा की ओर, मगर ध्यान अथर्व की बातों की ओर होता है। तभी वह गुस्से से अथर्व की ओर देखती है और उसे धक्का देते हुए धीरे से कहती है,
नहीं, तुम्हें सजा दिलाऊंगी मैं। अगर मैं रो रही हूं तो अब मैं तुम्हें भी रुलाऊंगी। केस दर्ज कराऊंगी तुम्हारे खिलाफ, जेल की चक्की पिसवाऊंगी तुमसे। तभी अथर्व जल्दी से अथैया की कलाई पकड़ लेता है। अथर्व और अथैया इस बात से अनजान होते हैं कि उनकी वीडियो बनाई जा रही है, जिसे सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया जा रहा है। वहां खड़े कुछ लोग अथैया और अथर्व की वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होते ही वीडियो ट्रेंडिंग पर रन करने लगता है। इधर अथैया के कदमों तले बैठा हुआ अथर्व कांपते हुए ओंठों से अपने अल्फाज दोबारा दोहराता है। अगर तुमने मुझ पर केस किया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं सड़क पर आ जाऊंगा। रोते हुए कह रहा था, मेरी फैमिली, मेरा ड्रीम सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब तुम्हें और तुम्हारे बेटे को दूंगा। एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तभी अथैया का बेटा कान्हा उसको पुकारते हुए उसके पास आने लगता है। कान्हा दौड़ते हुए सीधे पास आ करके अपनी मां अथैया की कमर से लिपट जाता है। अथर्व धीरे से खड़े होते हुए अपने आसपास खड़े लोगों को देखने लगता है। तभी आसपास खड़े हुए लोग अपना फोन नीचे कर लेते हैं। हॉस्पिटल में सभी अथर्व की ओर ही देखे जा रहे होते हैं। तभी अथर्व धीरे से अथैया के नजदीक आता है और उससे कहता है, बोलो क्या फैसला किया तुमने? मुझे फांसी देना चाहती हो या कान्हा और खुद को एक नई जिंदगी? तभी अथैया अपने बेटे कान्हा के सिर पर हाथ फेरते हुए अथर्व की ओर देखती है। अथर्व अथैया को ही देखे जा रही होती है। अथैया को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वह करे तो क्या करे। तभी अथैया अपने दिल पर पत्थर रख करके अपने बेटे कान्हा की जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए अथर्व की बात को मान जाती है। तभी वह अथर्व की आंखों को देखते हुए कहती है, कान्हा के सिर पर हाथ फेरते हुए, ठीक है, कागजात तैयार कर लो। यह सुनते ही अथर्व चौंकते हुए अथैया की ओर देखता है। अथैया तीखी नजरों से उसकी ओर देखे जा रही होती है। तभी अथर्व उसे देखते हुए बेहद दूर से कहता है, कागजात किस बात के लिए? मैं तुम्हें प्रॉमिस कर तो रहा हूं कि मैं तुम दोनों की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। तभी अथैया आसपास खड़े हुए लोगों को देखती है। वह सभी उन दोनों को ही घूरे जा रहे होते हैं। तभी अथैया अथर्व की आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, कहीं तुम अपने वादों से मुकर ना जाओ, इसलिए मुझे सबूत चाहिए। तुम्हारे लीगल साइन चाहिए फोरम पे, जिसमें यह साफ लिखा हुआ हो कि आज से हम दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। तभी अथैया अपने बेटे कान्हा के सिर पर हाथ फेरते हुए फिर से अथर्व को ओर देखती है। अथर्व को देख करके लग रहा होता है कि जैसे वह कुछ सोचे जा रहा हो, उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। तभी अथैया फिर एक बार अथर्व को देखते हुए कहती है, वादा करो कि तुम मेरे बेटे को एक खूबसूरत जिंदगी दोगे, जो तुम कहे हो। मेरे बेटे को एक बड़े स्कूल में पढ़ाओगे और उसका खर्चा भी तुम ही उठाओगे। इसके अलावा हमारी छोटी बड़ी हर ख्वाहिश तुम ही पूरी करोगे। अथर्व उस महिला से वादा करता है कि वह हमेशा कान्हा और उस महिला का ख्याल रखेगा। वो पढ़ाई से लेकर के उसके भविष्य के लिए भी खर्चा करेगा। वो कान्हा और अथैया के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। उन दोनों की ख्वाहिशों के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहेगा। वो कभी भी दोनों के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। कुछ देर बाद उस महिला के पति की लाश को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सुबह होते ही अथर्व अथैया और कान्हा के साथ अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंच जाते हैं। वहां पूरी विधि विधान के साथ अथैया अपने बेटे से अपने पति का अंतिम संस्कार करवा देती है। अथर्व और अथैया इस बात का ध्यान रखते हैं कि कान्हा को जरा भी इस बात का पता ना चले कि वह अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा है। अथैया बड़ी समझदारी के साथ मयंक यानी अथैया के पति का अंतिम संस्कार करवा देती है। इतने में ही अथर्व अंतिम संस्कार के बीच में ही कहीं चला जाता है। अथैया अपनी नज़र आसपास घुमाते हुए अथर्व को देखने लगती है। इधर अथर्व शमशान घाट से बाहर जा करके अपने वकील दोस्त भुवन को कॉल करने लगता है। वह अपने दोस्त भुवन को पिछली शाम हुई घटना के बारे में सब कुछ बता देता है। वह बताता है कि अथैया उसके ऊपर केस फाइल करने वाली थी, मगर उसने अथैया और उसके बेटे की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले करके अपने आप को इस केस से बाहर निकाला है।
मगर अथैया सबूत चाहती है कि अथर्व उसका और उसके बेटे कान्हा का ख्याल रखेगा या नहीं, उसने जो भी वादा किया है वो पूरे करेगा भी कि नहीं। अथर्व अपने दोस्त को जल्द से जल्द कागजात तैयार करने को कहने लगता है। तभी अचानक से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। यह हाथ किसी और का नहीं बल्कि अथैया का होता है। अथैया घूरते हुए अथर्व को देखे जा रही होती है। तभी अथैया उसे देखते हुए कहती है, अब हम चलते हैं, कागजात तैयार हो जाएं तो इन्फॉर्म कर देना। अथर्व धीरे से उसकी ओर देखता है। महिला की आंखें रो रो करके लाल पड़ चुकी होती हैं। उसने अपने दिल पर पत्थर रख करके यह फैसला लिया है कि वह अब अपने बच्चे के बारे में ही सोचेगी, उसके लिए जिएगी और उसके लिए ही मरेगी। अब वह अपने बेटे को एक रईस जिंदगी देगी, एक ऐसी जिंदगी जो वह कभी अपने बेटे को नहीं दे पाई। अथैया अपने बेटे कान्हा का हाथ थामे धीरे से अपने आंसुओं को साफ करती है और सड़क किनारे जा करके खड़ी हो जाती है। तभी अथर्व उसे रोकते हुए उसका नाम पूछता है। तभी अथैया पीछे मुड़ करके अथर्व की ओर देख करके धीरे से कहती है, अथैया। इस नाम को सुनने से ना जाने क्यों अथर्व को अपनापन सा महसूस होने लगता है। तभी अथर्व उसे रुकने को कहता है। वह दौड़ते हुए अथैया के पास सड़क पर आकर के खड़ा हो जाता है। अथैया तुरंत उसकी ओर देखने लगती है। तभी एक ऑटो शमशान के पास से जाने लगता है। उस ऑटो को पास आता हुआ देख करके अथर्व जल्दी से उस ऑटो को हाथ दिखाने लगता है। ऑटो अथर्व को देख करके उसके पास आकर के रुक जाता है। अथैया और उसका बेटा कान्हा जल्दी से उस ऑटो के अंदर जाकर के बैठ जाते हैं। तभी अथर्व उस ऑटो चालक को पैसे देने लगता है। यह देखते ही अथैया अथर्व को देखते हुए कहने लगती है, मैं इतनी भी लाचार नहीं हूं कि मेरे पास 10-5 रुपए भी ना हो। तुम तो जल्दी से जा करके कागजात रेडी कराओ ताकि मेरे बेटे को वह मिल सके जो मैं उसे कभी नहीं दे सकी। आखिर मैं भी तो देखूं कि तुम उसे ऐसा क्या दोगे जो मैं उसे नहीं दे सकी। तभी ऑटो चालक अपने ऑटो को वहां से ले जाने लगता है। अथर्व वहीं खड़ा हुआ कान्हा और उसकी मां अथैया को देखने लगता है। अथैया अपना ध्यान अथर्व से हटा करके अपने बेटे कान्हा की तरफ लगाने लगती है। ऑटो के दूर जाने के बाद अथर्व को याद आता है कि उसने तो अथैया से उसके घर का एड्रेस तो लिया ही नहीं। तभी अथर्व उस ऑटो के पीछे भागते हुए उसे रुकवाने लगता है, मगर ऑटो दूर होने की वजह से अथर्व की आवाज ऑटो तक पहुंच ही नहीं पा रही होती। वह भागते हुए पसीने पसीने होने लगता है। तभी वह वहीं सड़क पर रुक करके जोर से अथैया का नाम पुकारता है। अथर्व की पुकार ऑटो में बैठी अथैया के कानों तक पहुंच जाती है। तभी अथैया जल्दी से उस ऑटो चालक को रुकने के लिए कहने लगती है। तभी वह ऑटो चालक अपना ऑटो रोकते हुए अथर्व की ओर देखने लगता है। अथर्व दौड़ते हुए ऑटो के पास आने लगता है। अथर्व को पास आता हुआ देख करके कान्हा भी पलट करके अथर्व की ओर देखने लगता है। तभी अथर्व दौड़ते हुए ऑटो के पास आकर के रुक जाता है। अथर्व ऑटो को पकड़ करके एक लंबी लंबी सांस लेता है। तभी वह धीरे से ऑटो के अंदर झांकता है और अथैया से कहता है, तुमने मुझे अपने घर का पता बताया ही नहीं, आखिर मैं तुम्हें इन्फॉर्म कैसे करूंगा। अथैया उदासी से, सूरज नगर बस स्टैंड के पास वहीं रहती हूँ मैं। हमारी अम्मा कभी भी हमारे घर को खाली करवा सकती हैं, इसलिए वक्त से पहले कागजात ले आना। अथर्व भरोसा दिलाते हुए, सभी कागजात के साथ मैं शाम होने से पहले तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, बस थोड़ा सा भरोसा करो। मैंने तुमसे तुम्हारी खुशी छीनी है, अब मैं ही तुम दोनों के चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा। इतना सुनते ही अथैया ऑटो चालक को आगे चलने के लिए कहने लगती है। तभी ऑटो चालक ऑटो को स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। अथर्व वहीं खड़े हुए ऑटो को जाते हुए देखने लगता है। ऑटो के जाते ही वह तुरंत अपने दोस्त को कॉल करने लगता। इधर ऑटो बस स्टैंड के पास आकर के रुक जाता है। तभी अथैया अपने बेटे कान्हा का हाथ पकड़ करके ऑटो से उतर जाती है। वह बाहर निकलते समय ही ऑटो चालक को पैसे देने लगती है। तभी वह ऑटो चालक अथैया को बताता है कि अथर्व ने धीरे से उसे 500 रुपए दिए हैं, इसलिए वह अब अथैया
अथैया से पैसे नहीं ले सकता। तभी अथैया अपने बेटे कान्हा का हाथ पकड़ते हुए अपने घर की ओर निकल जाती है। कान्हा चलते हुए उस ऑटो चालक और अपनी माँ अथैया को देखने लगता है। तभी कान्हा मुस्कुराते हुए अपनी माँ अथैया से कहने लगता है, देखा मम्मा, अथर्व ने हमें फ्री में हमारे घर तक पहुँचा दिया। पता है मम्मा, वो बहुत अमीर आदमी है। वैसे तुम उसे कैसे जानते हो? कान्हा मुस्कुराते हुए घर की ओर चलते हुए, ओहो मम्मा, आप शायद भूल गई हैं, हमारे स्कूल को सबसे ज्यादा ट्रस्ट उसी से तो मिलता है। ओ, हमारे स्कूल के लिए बहुत पैसा दान करता है, बहुत लखपति है ओ। चलते चलते तभी उसे अथर्व की बातें याद आती हैं। उसे वह वादा याद आता है जो वादा अथर्व ने उससे किया है। वो वादा जिसमें हजारों सपने, हजारों ख्याल मौजूद हैं। वो वादा जिस वादे में अथैया और कान्हा की जिंदगी अथर्व के साथ जुड़ गई है। वो वादा जो उसके बेटे को एक गरीब नहीं बल्कि एक अमीर खानदान का बनाएगा। वो वादा जिसे वादे से अथैया ने अपने बुनने शुरू कर दिए हैं। आज अथैया ने जो कुछ भी किया है वो उसने अपने बेटे कान्हा के लिए ही किया है। आज उसने अपने पति के कातिल को भी सिर्फ कान्हा के लिए ही छोड़ा है, ताकि कान्हा का उज्जवल भविष्य उसे अपनी बाहें खोल करके अपने सीने से लगा ले। अथैया यह सब सोचते हुए चली जा रही होती है। तभी अपने घर के पास पहुँचते ही उसे सड़क पर उसका सामान पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह अपने कदम रोकते हुए घर की ओर देखती है। तभी उसे वहां पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो उसके घर का सामान उठा करके बाहर सड़क पर फेंक रहे होते हैं। उसके घर के आसपास बहुत बड़ी भीड़ लगी होती है जो इस तमाशे को देख रहे होते हैं। यह देख करके अथैया की आंखों में आंसू उतर आते हैं। वह लोग टीवी, फ्रिज और घर के कीमती सामान भी बाहर फेंके जा रहे होते हैं। इतने में ही अथैया का ध्यान सड़क किनारे बैठी हुई अम्मा पर जाती है। वो अम्मा 55 वर्षीय महिला हो जो मुंह में सिगार लिए पी रही होती हैं। उसके माथे पर एक बड़ी लाल बिंदी लगी हुई होती है। वह महिला अपनी नाक में 3-3 नथ पहने हुए होती है। उस महिला का कान ऊपर से नीचे तक सोने के झुमकों से लदा हुआ होता है। वह एक ठेठ मराठी साड़ी पहने हुए जहरीली निगाहों से आसपास खड़े सभी लोगों को घूरे जा रही होती है। तभी उस अम्मा का ध्यान अथैया की ओर जाता है। वह अथैया को देखते ही घर के अंदर खड़े लोगों से कहने लगती है, अरे इतना वक्त लगत है का, घर कब खाली करबो? तभी वह अम्मा उठ करके खड़ी हो जाती है। वह घूरते हुए आसपास खड़े हुए सभी लोग को देखने लगती है। वह जिस भी आदमी को देख रही होती है वो आदमी जल्दी से अपनी नजरें झुका रहा होता है। आसपास खड़े सभी लोग धीरे से अपनी निगाहें नीचे करके अथैया की ओर देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अम्मा सभी लोगों के पास से होते हुए सभी से कहने लगती है। अम्मा सभी को घूरते हुए कहती है, देख रहे हो, ये सब कल तुम लोगों के साथ भी मैं कर सकती हूँ। इसलिए कहते हैं वक्त रहते पैसे दे दिया करो, वरना कल को तुम्हें भी घर से बाहर निकाला जा सकता है। तभी अथैया जल्दी से अम्मा के पैरों के पास आकर के उसके पैर छूने लगती है। अपनी माँ को अम्मा के पैरों में गिड़गिड़ाता हुआ देख करके कान्हा को बेहद बुरा लगता है। वह गुस्से में अम्मा की ओर देखने लगता है। तभी अम्मा जहरीली मुस्कान के साथ अथैया को देखने लगती हैं। अथैया रोते हुए उसके पैरों को छूते हुए कहने लगती है, अम्मा हम इस वक्त कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई दूसरा आसरा भी नहीं है। हमारा नहीं तो कम से कम हमारे बेटे के लिए ही हमें एक दिन की मोहलत दे दीजिए। हम कहीं से भी करके आपका कर्जा चुका देंगे, मगर अभी के लिए हमें घर से बेघर मत कीजिए। अरे तेरे बेटे का चेहरा देख करके ही तो अब तक चुप रही, मगर अब और नहीं, तू अभी के अभी ये घर खाली कर दे। अथैया ने पैरों को चूमते हुए, अम्मा हम कहाँ जाएंगे इस नन्ही सी जान को लेकर के? थोड़ा रहम खाइए, हमारे बच्चे पर रहम खाइए। अम्मा बरसात भी होने वाली है, कहीं कान्हा की तबीयत खराब ना हो जाए। हमें नहीं तो कम से कम हमारे कान्हा को ही एक दिन के लिए घर में रहने दीजिए। हाथ जोड़ते हुए कह रही थी। चल मान ली तेरी बात, रख लिया तेरे बेटे को घर के अंदर, अब जा और लेकर के आ पैसे, वो भी पूरे 10 महीने का। यह सुनते ही अथैया उठ खड़ी हो जाती है। वह चौंकते हुए अम्मा की शक्ल देखने लगती है। अम्मा मुंह में सिगार लिए अथैया के चेहरे को देखे जा रही होती हैं। 10 महीने की बात सुन करके कान्हा भी
चौंकते हुए अम्मा की ओर देखने लगता है। तभी कान्हा अपनी माँ अथैया से ऊंची आवाज में कहने लगता है, मम्मा पैसे मत देना इस गंदी आंटी को, यह झूठ बोल रही है। अरे मुझे झूठा बोलता है तू? बसंत इस बच्चे को अंदर लेकर के चल जा। जब तक अथैया कर्जा नहीं दे देती है तब तक कान्हा घर के अंदर और या घर से बाहर ही रहेगी। इतना बोल करके अम्मा गुस्से से अपने घर की ओर चली जाती हैं। बसंत जो कि अम्मा का नौकर होता है वह कान्हा का हाथ पकड़ करके उसे घर के अंदर ले जाता है। धीरे धीरे करके वहां खड़ी हुई भीड़ भी गायब हो जाती है। अथैया नम आंखें किए हुए अपने बच्चे कान्हा को देखने लगती है। तभी अथैया अपने मन में कहती है, आखिर कब तक आओगे तुम अथर्व? तुमने कहा था कि तुम बहुत जल्द हमें लेने आओगे, अब क्या हुआ तुम्हारे वादे का? इधर बसंत अम्मा की बात मान करके कान्हा की कलाई पकड़े हुए उसे अपने साथ ले जाए जा रहा होता है। कान्हा पलट करके बार बार अपनी माँ अथैया को देखे जा रहा होता है। अथैया भी नम आंखों से अपने बेटे को खुद से जुदा होते हुए देख रही होती है, मगर अथैया इसके अलावा और कर भी क्या सकती है। अपने बेटे के लिए अम्मा के घर से ज़्यादा सुरक्षित जगह उसे कोई दूसरी नहीं लगी। कान्हा बसंत से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश किए जा रहा होता है, मगर बसंत उसकी कलाई को बेहद कस करके थामे हुए होता है, जिस वजह से कान्हा अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहा होता। यह सड़क पर खड़ी अथैया अपने बेटे के दर्द को महसूस कर रही होती है, मगर वह फिर भी अम्मा को कुछ भी नहीं बोल पाती, क्योंकि अम्मा ने उसके बेटे को अपने घर में पनाह जो दी है। यह सोच करके अथैया अपने अश्कों को छुपा लेती है। बाहर खड़े बस्ती के सभी लोग इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, मगर बस्ती को कोई भी आदमी अम्मा के खिलाफ खड़ा होना नहीं चाहता, क्योंकि आज सिर्फ अम्मा की वजह से ही उन सभी लोगों के सिर पर छत है। अगर अम्मा उन लोगों को कमरे नहीं देती तो शायद आज वह सभी लोग भोपाल शहर की सड़कों पर चूल्हा जला रहे होते। अथैया अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहीं खड़ी अथर्व का इंतजार करने लगती है। बसंत अथैया के बेटे का हाथ पकड़े उसे घर के अंदर ले जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। बस्ती के बचे हुए लोग भी अब अपने अपने घर को लौट रहे होते हैं। सड़क पर अकेली खड़ी लाल साड़ी पहने अथैया आसमान की ओर देखती है। उसे आसमान पर बादल उमड़ते हुए दिखाई देने लगते हैं। भोपाल शहर का मौसम अचानक से बदल जाता है। तभी आसमान से बारिश की एक बूंद अथैया के चेहरे पर गिरती है। बस कुछ ही समय बाद शहर में फिर एक बार बरसात होने लगती है। बस्ती के लोग अपने अपने घरों की खिड़कियां बंद करने लगते हैं ताकि उन्हें अथैया की मदद ना करना पड़े। इधर अम्मा अपने कमरे में झूले पर बैठी सुपारी कतर रही थी। घर में अम्मा के आसपास दो आदमी खड़े होते हैं। अम्मा सुपारी तोड़ तोड़ करके एक भगोने में डाल रही होती हैं। मुंह में पान भरे अम्मा अपने आसपास खड़े हुए आदमियों को घूरते हुए कहती हैं, सुनो बसंत, जब तक अथैया पैसे ना दे तब तक उसके बेटे को दहलीज पार नहीं करने देना। बसंत ने सिर झुकाए हुए कहा, जी अम्मा जी। इधर भोपाल शहर के बीचों बीच में एक खूबसूरत सा बंगला दिखाई दे रहा है, जिसे पूरे शहर में अरोरा निवास के नाम से जाना जाता है, जिसके सामने एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल और आसपास हरा भरा गार्डन है। उस गार्डन में रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। बाहर पार्किंग में बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तभी अरोरा निवास भी बारिश की बूंदों से भीगने लगता है। बाहर खड़ा गार्ड जल्दी से अपने कॉटेज में जा करके बैठ जाता है। इधर बंगलों के अंदर कोई जोर जोर से बोल रहा होता है, वेयर आर यू अथर्व, तुम कहाँ हो? जल्दी हाल में आओ। कहाँ मर गए सारे के सारे? हाल में आओ सभी। यह आवाज शहर के मशहूर बिजनेसमैन शिवराज अरोरा की होती है, जो कि बंगलों के हाल में कोट पैंट पहने हुए घर के सभी लोगों को नीचे हाल में बुला रहे होते हैं। उसकी आवाज पूरे बंगले में गूंज रही होती है। उसकी उम्र लगभग 54 वर्ष है। वह बेहद गुस्से वाला व्यक्ति नजर आ रहा होता है। तभी घर के सभी लोग धीरे धीरे करके नीचे हाल में आकर के खड़े होने लगते हैं, जिसमें नैना और मैना सबसे आगे आकर के खड़ी हो जाती हैं। दोनों बहनें अथर्व के
सौतेली माँ वसुधा की औलाद हैं, मगर अथर्व उन्हें अपनी सगी बहन की तरह ही मानता है। इतने में ही हाल के अंदर अन्नपूर्णा आती हैं, जो कि अथर्व की दादी माँ हैं। तभी शिवराज घर के लोगों की शक्ल देखने लगता है। तभी शिवराज गुस्से से अपनी बेटी नैना से पूछता है। शिवराज ने अपनी बेटी नैना को देखते हुए कहा, तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई कहाँ है? तभी नैना घबराते हुए अपनी छोटी बहन मैना को देखने लगती है। दोनों बहनें कांपते हुए अपने पिता शिवराज अरोरा को देखे जा रहे होते हैं। तभी नैना डरते हुए धीमी आवाज में अपने पिता से कहती है, पता नहीं। तभी हाल में खड़ा शिवराज गुस्से से सेकंड फ्लोर की ओर देखने लगता है। वह सेकंड फ्लोर की ओर देखते हुए अपनी पत्नी को वसुधा पुकारने लगता है। वह जोर जोर से अपनी पत्नी का नाम पुकारे जा रहा होता है। वसुधा, कहाँ हो तुम? जल्दी नीचे आओ और अपने बेटे की करतूत देखो। तभी अचानक से नैना का ध्यान सामने टेबल पर पड़े न्यूज़पेपर पे जाता है। वह धीरे से अपनी नजर उस न्यूज़पेपर की ओर करके देखने लगता है। तभी अचानक से नैना को न्यूज़पेपर पे अथर्व की तस्वीर दिखाई देती है। अपने बड़े भाई अथर्व की तस्वीर को देख करके वह चौंक जाती है। तभी एक बार फिर शिवराज अपनी पत्नी को पुकारता है, वसुधा, वसुधा कहाँ हो तुम? तभी 42 वर्षीय वसुधा बनारसी साड़ी पहने हुए, माथे पर कुमकुम लगाए हुए हाल की तरफ आने लगती हैं। गले में मंगलसूत्र पहने और बालों में गजरा लगाए हुए हाल की तरफ भागी चली आ रही होती हैं। तभी शिवराज अपनी पत्नी वसुधा को सेकंड फ्लोर से नीचे आते हुए देखता है। वह दांत किटकिटाते हुए उसे घूरे जा रहा होता है। वसुधा जल्दी जल्दी सीढ़ियों पर कदम रखते हुए नीचे हाल की तरफ आ रही होती है। तभी वह हाल में आकर के घर के बाकी लोगों को भी हाल में खड़ा हुआ देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि घर के सभी लोग हाल में आखिर कर क्या रहे हैं। तभी शिवराज गुस्से से अपनी वसुधा यानी अपनी पत्नी के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है, आखिर तुम्हें इस घर में किस लिए लाया था? मैं अथर्व की परवरिश के लिए ना। अब देखो तुम्हारी परवरिश ने उसे क्या बना दिया है। तभी वह अपने पति शिवराज को गुस्से को देखते हुए उससे पूछने लगती है, बात क्या हुई है जी? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या कर दिया है अब अथर्व ने? तभी शिवराज गुस्से से उस टेबल के पास जाने लगता है जिस टेबल पे न्यूज़पेपर पड़ा हुआ होता है। उस न्यूज़पेपर पे अथर्व और अथैया की तस्वीर होती है। तभी शिवराज उस न्यूज़पेपर को उठाकर अपनी पत्नी वसुधा के पास आकर के खड़ा हो जाता है। वसुधा घबराते हुए अपने पति को देखने लगती हैं। तभी शिवराज गुस्से से न्यूज़पेपर को अपनी पत्नी वसुधा के चेहरे पर फेंकते हुए बोलता है, देखो शहर के हर न्यूज़पेपर पर दिखाई दे रहा है तुम्हारा बेटा, किसी अनजान लड़की के कदमों में लेटा हुआ है तुम्हारा बेटा, ध्यान से देखो उसे। तभी वसुधा न्यूज़पेपर को देखती है। न्यूज़पेपर पे अथर्व और अथैया दिखाई दे रहे होते हैं। इस तस्वीर में अथर्व अपने घुटनों पर बैठा हुआ अथैया के सामने सिर झुकाए हुए होता है। यह तस्वीर उस समय की होती है जब हॉस्पिटल में अथर्व अथैया के पैरों पर गिरा हुआ था। यह देख करके वसुधा उस न्यूज़पेपर को साइड में रख देती है। तभी शिवराज लाल आंखों से अपनी पत्नी को घूरने लगता है। वसुधा डरते डरते तुरंत अपनी नजरें झुका लेती है। शिवराज फिर से अपनी पत्नी वसुधा को कुछ कहने वाला होता है। तभी शिवराज को किसी का कॉल आता है। वह कॉल पिक करता है। तभी फोन वाला शख्स शिवराज से कहने लगता है, वाह शिवराज जी वाह, आपका लड़का तो आज छा गया पूरे भोपाल में। देखिए भोपाल के हर न्यूज चैनल पर आपका अथर्व और वो लड़की दिख रही है। अब आपका लड़का समझो आपके हाथ से गया शिवराज जी, क्योंकि देखिए ना वो किस तरह से उस लड़की के सामने झुका हुआ है। शिवराज गुस्से से कॉल काटता है, बाद में बात करते हैं। तभी वह घूरते हुए अपनी पत्नी और घर के बाकी लोगों को देखता है। सभी लोग घबराते हुए शिवराज को ही देखे जा रहे होते हैं। तभी वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके उसे लिविंग रूम में ले करके आता है। उसके पीछे पीछे घर के बाकी लोग भी चलने लगते हैं। शिवराज लिविंग रूम में आते साथ ही अपनी पत्नी वसुधा का हाथ छोड़ देता है। वह घर के बाकी लोगों को घूरता हुआ देखता है और टीवी ऑन करते हुए अपनी पत्नी से कहता है, देखो सिर्फ पेपर में नहीं बल्कि जनाब ने न्यूज चैनल पर भी छा रहे हैं।
कोई कमी नहीं छोड़ी है इस लड़के ने हमें बदनाम करने की। भोपाल में हर जगह हमारी थू थू हो रही है। तभी टीवी ऑन होती है। टीवी ऑन होते ही शिवराज भोपाल के न्यूज चैनल को लगातार अपनी फैमिली को दिखाने लगता है। फैमिली के सभी लोग टीवी की ओर देखने लगते हैं। भोपाल के सभी न्यूज चैनल पर अथैया और अथर्व दिखाई दे रहे होते हैं। वसुधा अपने बेटे को न्यूज चैनल पर देख करके चौंकते हुए अपने पति को देखती है। घर के सभी लोग भी घबराते हुए एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। तभी शिवराज अपने कोट के बटन लगाते हुए अपनी पत्नी से कहता है, इसे तो मैं सुधारूंगा। इधर बरसात होते होते शाम से रात हो जाती है। अथैया रोते हुए अम्मा के घर की ओर देखे जा रही होती है। अथैया बारिश के पानी में पूरी तरह से भीग चुकी होती है। वह कांपती हुई अपने हाथों को पकड़ करके खड़ी हो जाती है। उसे बेहद ठंड लग रही होती है, मगर वह फिर भी अथर्व का इंतजार किए जा रही होती है। मगर इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। वह ठिठुरते हुए अथर्व की राह तकने लगती है, मगर अथर्व नहीं आता है। तभी अथैया देखती है कि सड़कों की सभी स्ट्रीट लाइटें ऑन हो गई हैं। आसपास की दुकानों की लाइटें भी धीरे धीरे ऑन हो गई हैं, मगर अथर्व अभी भी उसके पास नहीं आया है। उसने जो वादा किया था शायद वह उसे भूल गया है। अथैया अभी यह सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे अपने बेटे कान्हा की आवाज सुनाई देने लगती है। इस आवाज को सुनते ही अथैया खिड़की की ओर देखने लगती है। तभी उसे खिड़की पर उनका बेटा कान्हा दिखाई देता है। अपनी माँ को भीगते हुए देख करके कान्हा तुरंत अथैया से कहने लगता है, मम्मा आप बाहर क्यों भीग रहे हो? आपको ठंडी लग जाएगी, प्लीज अंदर आ जाओ ना। अथैया अपने बेटे कान्हा को समझाते हुए कहती है, नहीं बच्चा मैं अंदर नहीं आ सकती। वो अथर्व अंकल आने वाले हैं ना, उन्हें हमारे घर के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं बाहर खड़ी हूँ। वह जैसे ही आ जाएंगे वैसे ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। कान्हा खिड़की की सराखें पकड़ करके कहा, सच्ची मम्मा? अथैया नम आंखों से अपने बेटे कान्हा से, हाँ बच्चा सही कहा तुमने, तुम्हारी मम्मा झूठ बोलती हैं क्या कभी? बच्चा एक काम करो, आंख बंद करो और अब सो जाओ। रात बहुत हो गई है और अच्छे बच्चे इतनी देर तक नहीं जागते हैं ना। कान्हा अपनी माँ अथैया को देखते हुए, मगर मम्मा मैं आपकी लोरी सुने बिना कैसे सो सकता हूँ? आप लोरी सुनाओगी ना? अथैया अपने बेटे को ममता भरी निगाहों से देखते हुए, अच्छा ठीक है मैं लोरी सुनाऊंगी, मगर पहले तुम पलंग पर जाकर के लेटो और अपनी आंखें बंद करो। कान्हा मुस्कुराते हुए, ओके मम्मा। तभी कान्हा अपनी माँ अथैया की बात मान कर वह खिड़की के पास वाले सोफे पर लेट जाता है। उसे अपनी माँ की आवाज साफ सुनाई दे, इसलिए वह खिड़की के पास वाले सोफे पर लेट जाता है। अथैया अपने बच्चे से बिछड़ करके बेहद तड़प रही होती है। एक माँ का दिल आज अपने बच्चे से जुदा हो करके चीख मार मार करके रो रहा होता है। बारिश की बूंदों की वजह से अथैया की आंखों से बह रहे आंसू भी धुल रहे होते हैं। तभी अथैया खिड़की के नजदीक आकर के अपने बेटे कान्हा को लोरी सुनाने लगती है। इस तरह से लोरी गा करके कान्हा को सुला देती है। इधर अथर्व की कार चलते हुए सीधे अथैया के घर के पास आकर के रुक जाती है। अथर्व बेहद घबराया हुआ दिख रहा होता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है कि वह सही पते पर आया भी है या नहीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अथैया का घर कहाँ पर है। अथैया ने उसे अपने घर का पता बताया तो था, मगर डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की वजह से वह अथैया का पता भूल गया। अथर्व बिना कुछ सोचे समझे अपनी कार को अथैया के घर के सामने रोक देता है। अथैया के घर के आसपास पानी ही पानी दिखाई दे रहा होता है। तभी अथर्व को अथैया एक घर के पास खड़ी हुई दिखती है। अथैया अपने बाजुओं को पकड़े साड़ी को कंधे पर लपेटे ठंड से कांपी जा रही होती है। वह कांपते हुए सामने वाले घर की ओर देखे जा रही होती है। उसके आसपास घर का सामान बिखरा हुआ दिख रहा होता है। फ्रिज से लेकर के गैस सिलेंडर और तो और बाहर पलंग भी पड़ा हुआ होता है। अथैया को बारिश में भीगता हुआ देख करके, उसके आसपास घर का सामान देख करके अथर्व जल्दी से कार के दरवाजे को खोल करके बाहर निकल जाता है। कार से बाहर आते ही वह तुरंत देखते हुए
अथैया के पास जाने लगता है। अथैया सामने वाले घर को ही देखे जा रही होती है। वह साड़ी पहने हुए भीगी जा रही होती है। तभी अथर्व भीगते हुए उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। अथर्व कोट पैंट पहने हुए भीगी हुई पलकों से उसे देखे जा रहा होता है। अथर्व अपने सामने खड़ी अथैया की नजरों को देखने लगती है। अथैया की नजर सामने वाले घर की खिड़की को देख रही होती है, जिस खिड़की के अंदर उसका बेटा कान्हा मौजूद है। तभी अथैया अपनी पलकें उठाते हुए धीरे से अथर्व की ओर देखती है। इतने में ही अथर्व को अथैया की आंखों में नमी दिखती है। अथैया नम आंखों से उसे देखने लगती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अथैया की आंखें अथर्व की आंखों से बातें कर रही हों। तभी अथैया को भीगते हुए देख करके अथर्व अपना कोट उतार करके उसे उड़ाने लगता है। तभी अथर्व कोट उड़ाते हुए अथैया की आंखों को देखते हुए उससे कहने लगता है, अथैया तुम भीग क्यों रही हो? लो जल्दी से इस कोट को पहन लो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी। तभी अथैया गुस्से से अपने कंधे पर से अथर्व का कोट उतार करके भीगी सड़क पर फेंकते हुए अथर्व से गुस्से में बोलती है, खुशी से भीग रही हूं मैं, बहुत मजा आ रहा है मुझे भीगने में, सुन लिया, अब चले जाओ यहाँ से। अथर्व कोट उठाते हुए, अथैया क्या बात है और तुम घर से बाहर क्या कर रही हो? कान्हा कहाँ है? अथैया घर की ओर देखते हुए नम आंखों से, मुझे तुम पर केस दर्ज करवा ही देना चाहिए था, कम से कम मैं तुम्हारे झूठे वादों में तो नहीं फंसती। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई मगर तुम नहीं आए। जानते हो अम्मा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। तभी अथर्व चौंकते हुए अथैया की ओर देखता है। अथैया रोते हुए उसे बताती है कि उसे किस तरह से अम्मा ने घर से बाहर निकाल दिया। तभी अथैया का गुस्सा होते हुए देख करके अथर्व जल्दी से कहने लगता है। अथर्व अथैया के करीब आते हुए भीगते हुए, मैं आने वाला था अथैया, बस थोड़ा डॉक्यूमेंट्स की वजह से और तुम्हारे घर का पता ढूंढने की वजह से लेट हो गया। अथैया गुस्से से अथर्व को देखती जा रही थी। क्यों पता दिया नहीं था? मैंने बताया नहीं था कि मैं कहाँ रहती हूँ? बोलो, कहीं तुम अपने वादों से मुकर तो नहीं रहे हो ना? तभी अथर्व घबराते हुए एक कदम और उसकी ओर बढ़ता है। अथैया धीरे से अपने कदम पीछे की ओर कर लेती है। तभी अथर्व अपना दूसरा कदम भी उसकी ओर करता है। अथर्व तभी अथैया की ओर देखते हुए उसे समझाने लगता है, मैं सच कह रहा हूँ अथैया, इस शहर की हर गली एक जैसी दिखती है। बहुत मुश्किल से तुम्हारा पता ढूंढा है मैंने, प्लीज मुझ पर विश्वास करो। अथर्व उसे समझाने के लिए उसके हाथ को पकड़ने वाला होता है कि तभी अथैया उसके हाथ को झटक देती है। तभी अथैया और अथर्व की बातें सुन करके आसपास रह रहे लोग अपनी अपनी खिड़कियों पर आ जाते हैं। वह सभी लोग खिड़कियों से झांक करके अथैया और अथर्व को देखने लगते हैं। तभी अथैया गुस्से से अथर्व को धक्का देते हुए कहने लगती है, किस पर विश्वास करूं? एक खूनी पर जो मेरे पति का कातिल है, जिसने मुझसे मेरे कान्हा को लेकर के वादे किए थे और वह सारे वादे सरासर झूठ थे। तभी अथर्व भीगते हुए अथैया के करीब आता है। अथैया भीगी हुई आंखों से अथर्व को देखे जा रही होती है। तभी अथर्व उसे समझाते हुए कहता है, झूठ नहीं थे अथैया, वो वादे झूठ नहीं थे, मैं कह रहा हूँ ना, भूल हो गई मुझसे, मगर अब मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज आखिरी बार मुझे माफ कर दो, प्लीज आखिरी बार विश्वास कर लो मेरे लिए ना सही तो अपने कान्हा के लिए ही सही, प्लीज, हाथ जोड़ते हुए कहा था अथर्व ने। अथैया गुस्से से बारिश में भीगते हुए, नहीं, हमें एक खूनी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं सब ठीक कर दूंगा, अथैया मुझ पर विश्वास करके तो देखो। अथैया चिल्लाते हुए अथर्व को धक्का देती ही, नहीं करना तुम पर विश्वास, कितनी बार कहें, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ते हुए चले जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम कुछ ठीक नहीं कर सकते हो। अथर्व भीगी पलकों से, नहीं करना चाहती ना मुझ पर विश्वास, कैसे करोगी? आखिर मैंने तुम्हारे पति को जो तुमसे छीना है, तुम्हारे बेटे को अनाथ जो किया है मैंने। अथैया भीगी हुई पलकों से अथर्व की बातें सुनी जा रही होती है। अथर्व उसके सामने हाथ जोड़ करके अपना सिर झुकाए उसे समझाए जा रहा होता है, मगर अथैया को अथर्व की किसी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। तभी अथर्व भीगते हुए अपनी कार के पास जाने लगता है। अथर्व का शरीर और उसके बाल पूरी तरह से बारिश में
भीग चुके होते हैं। अथर्व चलते हुए अपनी कार के पास आकर के कार का दरवाजा खोलता है। इधर अथैया भीगी हुई साड़ी में खड़ी उसे देखे जा रही होती है। अथैया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर अथर्व क्या करना चाहता है। तभी अथर्व कार के अंदर से डॉक्यूमेंट लेकर के अथैया के पास आने लगता है। तभी अथैया की नजर तुरंत अथर्व पर पड़ जाती है। अथर्व चलते हुए ठीक अथैया के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। वह उसकी निगाहों की तरफ देखने लगता है। तभी अथर्व उसके सामने डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और भीगे हुए लबों से कहने लगता है, अथैया इस डॉक्यूमेंट्स की वजह से इतना लेट हो गया था मैं। तुम दोनों की कोई परेशानी ना हो इसलिए दोपहर से लगा हुआ हूँ मैं इस काम में। यह वो सबूत है जो तुम मुझसे चाहती थी। इसमें मेरे साइन है जो यह बताते हैं कि तुम दोनों अब मेरी जिम्मेदारी हो। अथैया डॉक्यूमेंट्स को अथर्व से लेते हुए, मुझे तो लगा कि अथर्व बारिश के भीगते हुए कांपती हुई आवाज में कि मैं तुम दोनों को बीच मझधार में छोड़ करके चला गया। नहीं अथैया, मैंने प्रॉमिस किया था और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। तभी सामने वाले घर का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते साथ ही घर की रोशनी अथैया और अथर्व के चेहरे पर पड़ने लगती है। अथैया अपने चेहरे पर आई हुई रोशनी को अपने हाथ से रोकने लगती है। तभी अथर्व भीगते हुए उस घर की ओर देखता है। इतने में ही उसे घर के अंदर से अम्मा आती हुई दिखाई देती हैं। अम्मा जहरीली मुस्कान लिए अथैया की ओर देखने लगती हैं। तभी अथर्व घर के बाहर आते हुए अम्मा को देखने लगता है। अथर्व पलट करके अथैया की ओर देखता है। तभी अथैया कहती है, यही अम्मा है। और तुम पूछ रहे हो ना कि कान्हा कहाँ है? कान्हा अम्मा के पास है। तभी बसंत घर के अंदर से बाहर छाता लेकर आता है। बसंत तुरंत छाते को खोल करके अम्मा के सिर के ऊपर कर देता है। अम्मा धीरे धीरे गीली सड़क पर कदम रखते हुए अथैया के पास आने लगती हैं। अथैया अम्मा को पास आता हुआ देख करके फिर से घबराने लगती है। तभी अम्मा मुंह में पान लेती हैं और अथैया को देखते हुए कहती हैं, पैसे लाई? अथैया तुरंत अथर्व की ओर देखने लगती है। तभी अथर्व आंख बंद करके उसे भरोसा दिलाता है। इतने में ही अथैया अम्मा को देखते हुए कहने लगती है। अथैया रोते हुए अम्मा को देखते हुए, हाँ ले करके आए हैं अम्मा, मगर अब तो मेरा बेटा लौटा दो अम्मा। अम्मा जहरीली मुस्कान लिए, लौटा दूंगी, पहले पैसे तो दे। अम्मा सौदे की पक्की हैं, पैसा देगी कान्हा लेगी। अथर्व अम्मा के तरफ कदम करते हुए, कितना पैसा चाहिए आपको बोलिए? अम्मा मुस्कुराते हुए, अब जे हुई ना बात, पूरे 20,000। अथर्व जल्दी से चेक काटते हुए, यह लो 20,000 रुपए का चेक। अम्मा इतराते हुए, अब जब मुंह फाड़ ही रहे हो तो फिर ठीक से फाड़ेंगे, पूरे 50,000 रुपया, जिसमें एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। अगर अब कान्हा चाहिए तो पूरे 50,000 देने पड़ेंगे। अथैया हड़बड़ाते हुए अम्मा से गुस्सा होते हुए बोली, इतना पैसा क्यों बढ़ा रही हो आप? पैसे वाली पार्टी फंसाई है तूने। अभी अभी तेरा खसम मरा है और तूने दूसरा आशिक भी पाल लिया है। अब तो तू ऐस ही करेगी ऐस। या सुनते ही अथैया को अम्मा पे गुस्सा आने लगता है। अथैया गुस्से से चिल्लाते हुए अम्मा को रुकने के लिए कहने लगती है। तभी अथैया गुस्से में आकर के अम्मा पर हाथ उठाने लगती है। खिड़कियों पर खड़े सभी लोग अथैया को देखने लगते हैं। अथैया का मुंह अम्मा के गालों पर पहुंचता उससे पहले ही अथैया अपना हाथ पीछे करते हुए कुछ सोचने लगती है। अम्मा पान चबाते हुए, जानती है तुम अम्मा पे हाथ नहीं उठा सकती, मगर याद रख अम्मा तुझ पर हाथ उठा सकती है। याद तो होगा कि कितनी बार हाथ उठा है हमारा। अथर्व तुरंत अम्मा को चेक देते हुए, 50,000 चाहिए ना आपको? या लो 1,00,000 रुपए रख लो अपने पास। अब आइंदा से अथैया और कान्हा की तरफ आंख उठा करके भी मत देखना। अब बताओ कान्हा कहाँ है? अम्मा चेक को चूमते हुए जहरीली मुस्कान लिए आंख तो उठा करके देखेंगे और आंख उठाने की वजह अथैया जानती है। और रही बात कान्हा की, तो वह हमारे कमरे में लेटा हुआ है, जाओ उठा ले आओ उसे। तभी अथर्व अम्मा के घर की ओर भागता हुआ जाता है। वह अंदर जाते ही अथैया के बेटे कान्हा को देखने लगता है। अथर्व कभी इस कमरे में तो कभी किसी कमरे में कान्हा को ढूंढने लगता है। तभी अचानक से अथर्व के पैर एक कमरे के सामने आकर के रुकते हैं। अथर्व तुरंत उस कमरे की ओर देखता है। तभी उसे अंदर सोफे पर किसी बच्चे के पैर दिखते हैं। उन पैरों को देखते साथ ही
अथर्व तुरंत उस कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर आते ही अथर्व की नजर सोफे पर लेटे कान्हा पर पड़ती है। कान्हा बड़ी मासूमियत के साथ सोफे के ऊपर लेटा हुआ होता है। अथर्व उसके पास आकर के धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरता है। तभी उस मासूम से बच्चे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देने लगती है, जिसे देख करके अथर्व के चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है। अथर्व उसे तुरंत गोद में उठाता है और कमरे से बाहर निकल आता है। बाहर अम्मा जहरीली मुस्कान लिए अथर्व को देखे जा रही होती हैं। तभी अथर्व आसमान की ओर देखता है और बसंत से उसका छाता छीन लेता है। बसंत गुस्से से अथर्व के चेहरे को देखने लगता है। तभी अथर्व बसंत से कहता है, अथर्व बसंत को घूरते हुए, छाता खोलते हुए, इसके पैसे भी तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को मिल जाएंगे। तभी अथर्व घर से बाहर सड़क पर कदम रखता है और चलते हुए अथैया के पास चल करके आता है। तभी अथैया रोते हुए नम आंखों से अथर्व को देखती है। अम्मा दूर खड़ी भीगते हुए अथर्व और अथैया को घूरे जा रही होती हैं। तभी अथर्व अथैया के पास आकर के खड़ा हो जाता है और धीरे से कहता है, अथर्व धीरे से अथैया के ऊपर छाता करते हुए, अथैया नाउ फॉरगेट दिस हाउस एंड दे डेट अम्मा। अब ये अम्मा और इसके ये चमचे कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, अब चलें। रात होते ही अरोरा निवास लाइटों से जगमगा उठता है। सुबह से बरस रहे बादल आखिरकार थम जाते हैं। इधर बंगलों के हाल में सोफे पर बैठी वसुधा अपने बेटे अथर्व का इंतजार कर रही होती है। वसुधा की निगाहें दरवाजे की ओर ही देखे जा रही होती हैं। हाल में वसुधा के अलावा अथर्व की दादी माँ भी होती हैं। घर के बाकी लोग अपने अपने कमरों में होते हैं। तभी अचानक से वसुधा को घर के मेन गेट से अथर्व आता हुआ दिखाई देता है। अथर्व को आता हुआ देख करके वसुधा सोफे से उठते हुए दादी माँ को देखने लगती है। तभी दादी माँ भी मुड़ करके मेन गेट की ओर देखने लगती हैं। तभी दादी माँ की नज़र भी अथर्व पर पड़ती है। दोनों खड़े हो करके अथर्व को दरवाजे से अंदर आता हुआ देखने लगती हैं। अथर्व को सही सलामत देख करके वसुधा के चेहरे पर मुस्कान आने लगती है, मगर यह मुस्कान सिर्फ कुछ पल के लिए होती है, क्योंकि वसुधा की नज़र अथर्व के साथ आ रही अथैया को देख लेती है। अथैया को साथ में आता हुआ देख करके वसुधा को याद आता है कि यह तो वही लड़की है जिसके सामने अथर्व सिर झुकाए हुए खड़ा था। तभी अथर्व और अथैया साथ में चलते हुए बंगलों के हाल में आने लगते हैं। वसुधा परेशान होते हुए अथैया और अथर्व को देखे जा रही होती है। तभी अथर्व अपनी माँ वसुधा के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। उसके पीछे पीछे अथैया अपने बेटे कान्हा को गोद में उठाए वसुधा के पास आकर के खड़ी हो जाती है। वसुधा और अन्नपूर्णा दोनों एकटक अथैया को देखे जा रही होती हैं। तभी वसुधा अपने बेटे अथर्व को देखते हुए कहने लगती हैं, अथर्व कल से कहाँ थे तुम? जानते हो डैड कितना परेशान हो रहे हैं। अथर्व ने दादी माँ और वसुधा को देखते हुए कहा, डैड वो भी मुझे लेकर के परेशान हो रहे हैं। माँ आपकी तबीयत तो ठीक है, वो कभी मेरे लिए परेशान नहीं होते हैं। यह बात आप और दादी माँ भी अच्छे से जानती हैं। तभी सेकंड फ्लोर पर खड़ा हुआ शिवराज नीचे हाल में खड़े अथर्व को गुस्से से देखने लगता है। वह अथर्व को देखते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आने लगता है। तभी खुद के लिए यह बोल सुन करके शिवराज ऊंची आवाज में कहता है, यू आर राइट अथर्व, ठीक कह रहे हो तुम। मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हो सकता, बल्कि मैं तो अपनी रेपुटेशन को लेकर के वरिड हो रहा हूं, जो कि तुमने एक दिन में बर्बाद कर दी है। शिवराज बात करते हुए नीचे हाल में आकर के अथर्व के ठीक सामने खड़ा हो जाता है। वसुधा घबराते हुए अपने पति शिवराज और अपने बेटे अथर्व को देखने लगती है। अथर्व तीखी नज़रों से अपने पिता को देखे जा रहा होता है। तभी शिवराज अथर्व को देखते हुए कहता है, बोलो मेरी रेपुटेशन को क्यों मिट्टी में रौंद रहे हो तुम? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? आज हर इंसान मुझे नसीहत दे रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से, और यह क्या देख रहा हूं मैं? तुम इस लड़की को घर में ही ले आए हो, आखिर क्यों? अथर्व गुस्सा होते हुए अपने पिता से कहता है, मैं आपके और आपकी रेपुटेशन के बीच में कभी नहीं आता हूं डैड। शिवराज गुस्से में अथैया को घूरते हुए, आ रहे हो अथर्व,
तुम बीच में आ रहे हो। तुम्हें इस लड़की के कदमों में झुकते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। आज हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हारा बेटा उस लड़की के कदमों में क्या कर रहा था। अथर्व चौंकते हुए, क्या? मगर आप लोगों को कैसे पता? शिवराज गुस्से से लाल होते हुए कहा, हमें ही नहीं, पूरे भोपाल को पता है कि तुम इस 2 टके की लड़की के कदमों में झुके हुए थे। देखना चाहते हो खुद को और इस लड़की को? इतना बोलते हुए शिवराज अपने बेटे अथर्व की कलाई पकड़ करके उसे लिविंग रूम में लेकर के आने लगता है। शिवराज को लिविंग रूम में जाता हुआ देख करके वसुधा, अन्नपूर्णा यानी दादी माँ और अथैया लिविंग रूम की ओर जाने लगते हैं। घर में हो रहे हलचल को सुन करके ऊपर वाले फ्लोर से नैना और मैना भी नीचे आ जाती हैं। इधर लिविंग रूम में आते ही शिवराज टीवी को ऑन कर देता है। टीवी ऑन करते ही वह अथर्व को न्यूज चैनल दिखाने लगता है। तभी अथर्व अपने आप को टीवी में देख करके चौंक जाता है। न्यूज चैनलों पर बार बार अथर्व और अथैया को दिखाया जा रहा होता है, जिसमें अथर्व अथैया के पैरों तले बैठा हुआ होता है। यह देख करके तो अथैया को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह सब हो क्या रहा है। तभी शिवराज गुस्से से टीवी ऑफ कर देता है और अथर्व की ओर देखने। शिवराज गुस्से से अथर्व की ओर कदम बढ़ाते हुए, देखो शहर के हर छोटे बड़े न्यूज चैनल की हेडलाइन हो तुम। अथर्व हड़बड़ाते हुए शिवराज को देखने लगता है। मुझे नहीं पता डैड यह सब कब और किसने रिकॉर्ड किया। शिवराज लाल आंखों से अथर्व को घूरते हुए कहता है, अथर्व, मैं यह नहीं जानना चाहता कि वीडियो किसने बनाया और किसने लीक किया, बल्कि मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम इस लड़की के पैरों में क्यों झुके हुए थे और अब इतना सब कुछ होने के बाद भी यह लड़की इस घर में क्या कर रही है। तभी अपने पति के गुस्से को देखते हुए वसुधा जल्दी से अथर्व के पास आकर के खड़ी हो जाती है। वह अपने बेटे अथर्व को देखते हुए जल्दी से कहने लगती है, वसुधा कहती है अथर्व की आंखों में देखते हुए, अथर्व बताते क्यों नहीं हो? आखिर कौन है यह लड़की? हमारे घर में क्या कर रही है? ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें इसके पैरों में गिरना पड़ा? अथर्व, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा, कौन है यह लड़की? अथर्व अथैया को देखते हुए, ऊपर पहले नंबर का कमरा मेरा है, तुम कान्हा को लेकर के वहीं पहुंचो। तभी अथैया अपने कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ाने लगती है। दादी माँ और वसुधा दोनों चौंकते हुए अथैया को सीढ़ियों की ओर जाता हुआ देखने लगते हैं। तभी अथर्व और अथैया को रोकते हुए शिवराज गुस्से से कहता है, कहीं नहीं जाएगी यह लड़की और इसका यह बेटा, यह मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। अथर्व अपने पिता को रोकते हुए गुस्से से, आपको जानना है ना कि यह लड़की और इसका बेटा यहाँ क्या कर रहा है, तो पहले इन्हें कमरे में जाने दीजिए, उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि यह यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी शिवराज अथैया के सामने से हट जाता है। अथैया अपने बेटे को गोद में लिए हाल से सीढ़ियों पे चढ़ती हुई वह अथर्व को देखते हुए सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर में पहुंच जाती है। वह ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के बाद भी बार बार पलट करके अथर्व को देखे जा रही होती है। इधर अम्मा अपने कमरे में पलंग पर बिछौने पर लेटी हुई हैं। वह पैसों के ऊपर यहाँ से वहाँ करवट लिए जा रही होती हैं। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान दिखाई दे रही होती है। तभी वह उठ करके बैठ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कुछ सोचते हुए उठ करके खड़ी हो जाती है। तभी वह कमरे में यहाँ से वहां घूमते हुए अपने बक्से के पास आती है। वह उस हर बक्से को घूरते हुए देखती है। तभी वह उस बक्से को खोल करके उसमें से कुछ ढूंढने लगती है। वह जल्द से जल्द बक्से के अंदर कुछ ढूंढे जा रही होती है। तभी उसे अचानक से एक तस्वीर दिखाई देती है। यह तस्वीर किसी 6 साल की बच्ची की होती है। उस तस्वीर को देखते ही अथैया मुस्कुराने लगती है और कहती है, वाह अथैया वाह, बहुत अच्छी जगह हाथ मारा है तूने, उस मयंक से ज्यादा पैसे वाला है, वाह अथैया, अगर तेरी जोड़ी उसके साथ बन गई तो मैं ऐश करूंगी ऐश। तभी कमरे में बसंत आता है। बसंत को आता हुआ देख करके अम्मा जल्दी से बक्से को बंद कर देती है। बसंत अम्मा को देखते हुए कमरे के अंदर चला जाता है। तभी अम्मा उसे देखते हुए कहने लगती हैं। अम्मा पान मुंह में चबाते हुए बोली, अब तू यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इतनी रात को। बसंत धीरे से अम्मा को देखते हुए कहता है, अम्मा हम बस इतना जानना चाहते हैं कि आपने अपनी बेटी के पति को क्यों मारा। अम्मा गुस्से से बसंत के कान पकड़ करके
धीरे बोल धीरे, दीवारों के भी कान होते हैं। ये बात तू अच्छे से जानता है कि अथैया मेरी बेटी है, मगर शायद तू ये नहीं जानता कि मैं कितनी नागिन औरत हूँ। बसंत दर्द महसूस करते हुए, जानते हैं अम्मा जी। अम्मा धीरे से बसंत के चारों ओर घूमते हुए, वो कहते हैं ना कि जब गरीबी इम्तहान लेती है तो मोहब्बत को खिड़की से भागना पड़ता है। बस ऐसा ही कुछ हुआ अथैया की जिंदगी में। बसंत अम्मा की ओर देखते हुए, क्या हुआ था? अम्मा गुस्से से लाल आंखें किए हुए, बहुत मना किया उसे कि मयंक से शादी मत कर, मगर उसने क्या किया, भाग गई उस मयंक के साथ। जब वापिस लौटी तो उसकी गोद में कान्हा था। इधर अथर्व के घर के लोग अथर्व के आसपास आकर के खड़े हो जाते हैं। शिवराज बेहद ही गुस्से में लग रहा होता है। उसके बगल में खड़ी अथर्व की दादी माँ अथर्व को ही देखे जा रही होती हैं। तभी मैना और नैना भी अथर्व की बातें सुनने के लिए वहां आ पहुंचती हैं। अथर्व दोनों बहनों को अपने दिल से अपना मानता है। नैना और मैना ने कभी उसे अपना बड़ा भाई नहीं माना। उनके हिसाब से तो अथर्व सिर्फ शिवराज का बेटा है, उनकी माँ वसुधा का बेटा नहीं है, क्योंकि अथर्व की माँ माधवी तो उसे बचपन में ही छोड़ करके स्वर्ग लोक सिधार गई थे। तभी शिवराज अपने बेटे अथर्व को देखते हुए कहता है, शिवराज गुस्से होते हुए अथर्व को देखते हुए, अब बताओ क्या चल रहा है यह सब? कौन है वह लड़की और तुम उसके पैरों में क्या कर रहे थे? दादी माँ अथर्व को देखते हुए, अथर्व बेटा बताओ कौन है वह लड़की, आखिर तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? नैना और मैना, हाँ अथर्व बोल क्यों नहीं रहे हो? हमारे परिवार की और कितनी इंसल्ट करवाना चाहते हो? अथर्व सभी को देखते हुए कहता है, अथैया उसका नाम है और उसके बेटे का नाम कान्हा है। शिवराज गुस्सा होते हुए, मुझे पूरी रामायण मत सुनाओ, तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो यह बताओ। अथर्व नीचे सर किए हुए, दरअसल कल शाम। शिवराज घूरते हुए, बोलो कल शाम क्या? अथर्व नीचे सर किए हुए सभी लोगों के सामने, दरअसल कल शाम मेरे हाथों अथैया के परिवार का एक्सीडेंट हो गया था, जिस एक्सीडेंट में उसके पति और माँ बेटे दोनों की हालत काफी सीरियस हो गई थी। शिवराज अपना सर पकड़ते हुए, ओ गॉड, और क्या क्या दिन दिखाएगा यह लड़का, मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा मुझे। आगे क्या हुआ जल्दी बोलो, हड़बड़ाते हुए। अथर्व नीचे सर किए हुए, हॉस्पिटल आने के बाद पता चला कि अथैया और उसका बेटा तो रिकवर हो गए हैं, मगर अथैया के पति की जान एक्सीडेंट के वक्त ही चली गई थी। वसुधा मुंह पर हाथ रखते हुए, क्या? दादी माँ चौंकते हुए, हे राम, यह क्या सुन रही हूं मैं? यह सुनते ही वसुधा गुस्से में अथर्व के चेहरे पर चांटा मारती है। अथर्व तुरंत नीचे नजरें करते हुए अपनी माँ वसुधा को देखने लगता है। तभी वसुधा उसके ऊपर हाथ मारने लगती है। अथर्व को मारते हुए वसुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसके बावजूद भी लगातार अपने बेटे अथर्व को मारे जा रही होती है। अथर्व अपनी माँ की आंखों में आंसू देख पा रहा होता है। उसकी माँ अंदर ही अंदर रोए जा रही होती है। तभी दादी माँ वसुधा को रोकने लगती हैं, मगर वसुधा दादी माँ की बात को नहीं मान रही होती। तभी शिवराज ऊंची आवाज में वसुधा को रोकते हुए बोलता है। शिवराज गुस्सा होते हुए वसुधा से, यह मेलोड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा वसुधा। आज जो है अथर्व की इस हालत की वजह तुम हो वसुधा, सिर्फ तुम। शिवराज अपने बेटे को देखते हुए धीरे से, ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, जाओ और इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाओ। अथर्व अपने पिता को देखते हुए, नहीं डैड, मैंने प्रॉमिस दोनों को कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनकी हर हाल में मदद करूंगा। मेरी वजह से इनकी खुशियां गई हैं, अब मैं ही इनके चेहरे पर खुशी लाऊंगा। रही बात उन दोनों की, तो वो यहीं रहेंगे इस घर में हम लोगों के बीच में। शिवराज चिल्लाते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? यह घर है मेरा, यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। अगर मैंने कह दिया कि वह लड़की इस घर में नहीं रहेगी तो इसका मतलब है कि वह यहाँ नहीं रहेगी। अथर्व गुस्से से अपने पिता को देखते हुए धीरे से, ठीक है, तो फिर आप रहिए इस आलीशान घर में अकेले, मुझे जरूरत नहीं है इस आलीशान घर की। उन दोनों के साथ मैं भी जा रहा हूं इस घर से। शिवराज गुस्सा होते हुए, अथर्व तुम उस 2 टके की लड़की के लिए अपने बाप से कह रहे हो कि तुम यह घर छोड़ करके चले जाओगे? अथर्व अपने पिता को समझाते हुए, वह 2 टके की नहीं है, आज मेरी वजह से उसने अपना पति खोया है। अगर वह चाहे तो मुझ पर केस भी कर सकती है।
मगर उसने ऐसा नहीं किया। सोचिए अगर वह ऐसा कुछ कर देती तब क्या होता आपका और आपकी रेपुटेशन का। दादी माँ अपने बेटे शिवराज को समझाते हुए, शिवराज बेटा अथर्व ठीक कह रहा है, इस वक्त ठीक यही होगा कि इस लड़की को हम अपने साथ रख लें, क्योंकि यह हमारे परिवार की नाक की बात। अगर कल को इसने हम पर केस कर दिया तो शिवराज गुस्से में, ठीक है तुम लोगों को जैसा ठीक लगे करो। इधर अथर्व अपने कमरे के दरवाजे को खोलता हुआ अंदर आते ही अथर्व अथैया को स्टूल पे चढ़ा हुआ देखता है। अथैया स्टूल पे चढ़ करके अपना बैग अलमारी के ऊपर रख रही होती है। अथर्व दरवाजे पे खड़े होकर के अथैया को देखे जा रहा होता है। इधर अथैया अपना बैग पकड़े अलमारी के ऊपर रखने की कोशिश किए जा रही होती है। तभी अचानक से अथैया का पैर स्टूल से फिसल जाता है। तभी अथर्व चौंकते हुए अथैया को देखता है। अथैया सीधे जमीन की ओर गिरी जा रही होती है। यह देख करके अथर्व दौड़ते हुए अथैया को पकड़ लेता है। अथैया जमीन पर गिर पाती इससे पहले ही अथर्व उसे गिरने से बचा लेता है। वह उसकी कमर पे हाथ रखे उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। अथैया घबराते हुए अथर्व की आंखें देखने लगती है। अथर्व भी गहरी सांसें लेते हुए अथैया को ही देखे जा रहा होता है। तभी अथर्व उसे संभालता हुआ खड़ा होने में मदद करता है। अथैया खड़े होते हुए उसे देखती है और कहती है, अथैया नाराजगी जताते हुए, बचाने के लिए थैंक यू, आगे से मुझे छूना मत। अथर्व नीचे निगाह करते हुए, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। तभी अथैया अपने बाल कान के नीचे करने लगती है। वह आगे बिना कुछ बोले अपने कदम आगे की ओर बढ़ाने लगती है। तभी अथैया को देखते हुए अथर्व मन ही मन में अथैया से कहता है, मेरी वजह से तुम्हारे चेहरे से खुशियां गायब हुई हैं ना, अब मेरे ही वजह से तुम्हारे चेहरे पर खुशियां लौटेंगी। इधर अथैया अपने मन में अथर्व के लिए नफरत लिए चली जा रही होती है। वह चलते हुए पलंग की ओर कदम बढ़ाए जा रही होती है। तभी अथैया भी दांत पीसते हुए मन में कहने लगती है, तुम्हारी वजह से मेरे चेहरे से खुशियां गायब हुई हैं ना, अब मेरी वजह से तुम्हारे चेहरे से खुशियां गायब होंगी। मैं वादा करती हूं अथर्व, जब तक मैं इस घर में हूं तब तक तुम्हारे चेहरे पर खुशियां नहीं आने दूंगी। तभी अथैया बिना कुछ बोले अथर्व के पलंग की ओर जाने लगती है। पलंग पर उसका बेटा कान्हा पहले से ही लेटा हुआ होता है। तभी अथैया धीरे से अथर्व की ओर देखते हुए अपने पैर पलंग के ऊपर करती है और कान्हा के पास लेट जाती है। कान्हा जल्दी से अपनी माँ के ऊपर हाथ रख लेता है। इधर अथर्व धीरे से अपने कदम पीछे करते हुए सोफे की ओर जाने लगता है। वह अथैया और कान्हा को देखते हुए अपने सोफे पर बैठ जाता है। तभी अथर्व देखता है कि अथैया की आंखें बंद हो गई हैं। अथैया को सोता हुआ देख करके अथर्व की आंखें भी भारी होने लगती हैं। वह दूसरा चादर अलमारी से निकालता है और चलते हुए पलंग के पास आकर के अथैया और कान्हा को देखने लगता है। दोनों माँ बेटे बेहद गहरी नींद में सो रहे होते हैं। दोनों माँ बेटे को चैन की नींद सोता हुआ देख करके अथर्व को बहुत अच्छा लगता है। तभी अथर्व अपने सोफे पर आकर के लेट जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी आंख भी लग जाती है और वह भी सो जाता है। इधर रात के करीब 2 बजे अचानक से अथर्व को ठंड लगने लगती है। ठंड की वजह से अथर्व कभी इस ओर करवट ले रहा होता है तो कभी उस ओर। तभी वह हाथ में ली हुई चादर को तुरंत अपने ऊपर ओढ़ लेता है। उसके बावजूद भी अथर्व की ठंड जाने का नाम नहीं ले रही होती है। इतने में ही ठंड के मारे अथर्व की आंखें खुल जाती है। वह कांपते हुए होठों से खुद से कहने लगता है, ओ गॉड, इतनी ठंड क्यों पड़ रही है यहाँ? यह भोपाल अचानक से कश्मीर कैसे बन गया? इतने में ही अथर्व ठंड से कांपते हुए उठ करके सोफे पर बैठ जाता है। वह पलंग पर लेटे अथैया और कान्हा को देखता है। दोनों बेहद ही गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अथर्व जल्दी से अपनी चादर की चारों ओर लपेट कर यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी अथर्व का ध्यान अचानक से एसी पर जाता है। वह देखता है कि एसी 17 पे चल रहा है। यह देख करके उसे और भी ज्यादा ठंड लगने लगती है। एसी को देखते ही अथर्व कांपते हुए होठों से खुद से कहने लगता है, ओह, अब समझ में आया इतनी ठंड कैसे हो रही है। अरे यह तो 16 पे है। एसी 16 पे कौन चलाता है? जब तक एसी 16 पे ना हो तब तक कान्हा को नींद नहीं आती है। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या?
तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है ना? अथर्व कांपते हुए ओंठों से, ठंड? और मुझे? नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती है। अथैया अथर्व को देखते हुए, तो फिर यह चादर चारों ओर क्यों लपेटे हुए हो? अथर्व कांपते हुए, वो तो बस आदत है ना, बस इसलिए। तुम दोनों को ठंड तो नहीं लग रही है ना? अथैया कंबल ओढ़े हुए अथर्व से, नहीं, हमें ठंड नहीं लग रही है। जाओ तुम भी सो जाओ। अगर ऐसे ही रात में घूमते रहे तो कान्हा तुम्हें देख करके डर जाएगा। अथर्व कांपते हुए ओंठों से, नहीं, तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलते ही अथर्व कांपते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। तभी अथैया उसे बाहर जाता हुआ देख करके मुस्कुराने लगती है। वह अपने पास लेटे कान्हा के ऊपर हाथ फेरते हुए खुद से कहने लगती है, अब आएगा इसे मजा। यह तो शुरुआत है मिस्टर अथर्व, अभी देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। तभी अचानक से अथैया का बेटा कान्हा उसकी कमर पे हाथ रखता है। अथैया धीरे से अपने बेटे कान्हा के माथे को चूमती है। तभी कान्हा नींद में अपनी माँ अथैया से कहता है, मम्मी गर्मी हो रही है, प्लीज टेम्परेचर और बढ़ा दो ना। अथैया कान्हा के माथे पर हाथ फेरते हुए, नहीं बच्चा, 16 बहुत होता है, बस अब सो जाओ। चलो हम चादर हटा देते हैं, ठीक है? तो मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।